नमस्कार। चक्कर सत्ता का वैसे तो काफी दिनों से शुरू हो गया है और चलने वाला है 23 मई तक। 23 मई एक डिसीजन आएगा और उसके बाद भी चक्कर सत्ता का 5 सालों तक चलने वाला है और ये चक्कर सत्ता का सही रूप से चले उसकी जिम्मेदारी आप पे और हम पर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम एक सही सरकार चुनने के लिए हर संभव प्रयास करें जो हम कर सकते हैं। आप जानते हैं चक्कर सत्ता में यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज साथ ही साथ यूथ आता है। आज चक्कर सत्ता में जो मेरे मेहमान हैं वो है शहर के सिटीजन, बरोडियंस, आम नागरिक, शहर की आम जनता। जब आम जनता आकर हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी बात बताती है तब शायद किसी नतीजे पर पहुंचना आपके और हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं हमारे मेहमानों से आपको। सबसे पहले हैं धीरू मिस्त्री, फिल्म मेकर है, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और वडोदरा शहर के लोग धीरू मिस्त्री के नाम से बिल्कुल भी अनजान नहीं है। स्वागत है सर आपका। मौलिक बूझ है, जर्नलिस्ट है और बड़ा नाम वडोदरा शहर के लिए, मौलिक बूझ। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रुचिक अम्बेगांवकर, स्टूडेंट है एमएस यूनिवर्सिटी के और कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं। रुचिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हमारे साथ जुड़े हैं मनोज आचार्य जो एक बिजनेसमैन है। 4 अलग अलग क्षेत्र के लोग जो बिल्कुल भी आप सोच रहे होंगे कि ये चारों लोग एक प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर ये ऐसे हैं कि रोज वीएनएम के जो लाइव कार्यक्रम होते हैं इसमें ये लोग ज्यादातर जुड़ते हैं और अपने फीडबैक देते हैं और आज वही फीडबैक देने के लिए हमने उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सभी मेहमानों का फिर एक बार स्वागत। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है देश की राजनीति। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जब आता है कहीं ना कहीं पूरा देश एक संगठित हो जाता है क्योंकि देश में सरकार चुनकर लानी है। धीरू भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी, देश का माहौल जो इन दिनों चल रहा है, क्या सोचते हैं आप देश के माहौल के बारे में? ऐसे देखा जाए तो काफ़ी लोग देश के माहौल से चिंतित भी है और सजाग भी है। लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं भी है देश के बारे में कि जो कुछ कई गतिविधियां चलती है, चाहे तुम उसमें शिक्षण के बारे में देखो या आर्थिक समस्या के बारे में देखो, तो सब चिंतित है और वो चाहते हैं तरह से शांति से और प्यार मोहब्बत से रह सके। ये मेन है। अभी लोग तो ये भी चाहते हैं कि रातों रात मेरा घर बन जाए, रातों रात मेरा सट्टे का आंकड़ा लग जाए, रात रात सोने की खान बन जाए। लोग तो सोचते ही रहते हैं, मगर जितनी जिम्मेदारी सरकार की, आने वाली सरकार की है, इतनी जिम्मेदारी हमारी भी है। एक नागरिक के तौर पर मैं चाहूँगा कि हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब भी हम किसी को मिलते हैं, साली सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार कुछ करती है, देखो ये ढेर सारा कचरा पड़ा है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुमने कुछ किया, तुमने कुछ फ़ोन किया, कमिश्नर को फ़ोन किया या वार्ड ऑफिसर को फ़ोन किया या कि कोई कॉरपोरेटर को फ़ोन किया? नहीं, वो हमारा काम नहीं है भाई, तुम्हारा ही काम है, हम सबका काम है। आप अच्छे काम के लिए जुड़ो तो सरकार कुछ कर पाएगी। सरकार कुछ सब कुछ करने के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो जितनी जिम्मेदारी सरकार की, इतनी जिम्मेदारी हमारी भी है। स्वच्छता के मुद्दे पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कूड़ा कचरा नहीं फेंकें। अभी फेंकोगे, इतने स्वीपर तो होंगे नहीं, इतने स्टाफ होगा नहीं। तो वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट आवर नेशन, वी शुड थिंक अबाउट सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। देश का जो माहौल है वो एक तरफ और देश की जनता की सहभागिता दूसरी तरफ। जब सहभागिता होगी तभी देश सुचारू रूप से चल सकता है। मौलिक जी हमारे साथ है, सर जर्नलिस्ट है, आप पूरा सिनारियो, आप चुनाव भी कवर करते हैं, देश का माहौल है, आप उससे बहुत सीधे रूप से जुड़ते हैं। ऐसे में क्या सोचते हैं देश के माहौल के बारे में? देखिए मैम, देश का जो माहौल है वो माहौल इस बार थोड़ा अलग है। अगर हम चुनाव के बारे में बात करते हैं तो मैंने तो आज तक करीबन 7 लोकसभा चुनाव कवर किए हुए हैं और मैंने एक पूरा पैटर्न देखा है जिसको मॉडस ऑपरेंडी बोलते हैं। शुरुआत होती है रैलियों से, बिल्कुल ठीक है, पहले रैलियां चलती थी, उसके बाद धीरे धीरे आप लाइव डिबेट्स जैसे अभी हो रही है उसने दौर पकड़ा, उसने एक बहुत ही ज़्यादा कैच पकड़ा जी। और उसके बाद धीरे धीरे 2014 में जो चुनाव है वो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर गया। 2019 का चुनाव सोशल मीडिया का चुनाव नहीं रहा है और ये कहते हुए
मैं एकदम फ्रैंकली ये बता रहा हूँ कि ये 2019 का चुनाव सोशल मीडिया का चुनाव नहीं है। ये 2019 का चुनाव सोशल मीडिया में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और ये इन्फ्लुएंसर इलेक्शंस है जी। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में एक टर्म रहता है इन्फ्लुएंसर्स। तो ये इन्फ्लुएंसर इलेक्शंस है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वहाँ के सबसे बड़े अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो हम सब जानते हैं वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अभी अभी उनमें उभरते नेता जो कि प्रियंका जी है वो एक इन्फ्लुएंसर का कैच पकड़ रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर इलेक्शंस है, आप अगर देखते हैं आज मैं वडोदरा की बात करता हूं तो वडोदरा में लोग मोदी जी को वोट करने के लिए तैयार है और अगर लोग कांग्रेस को वोट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो राहुल जी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के जो प्रत्याशी है, चाहे वो रंजनबेन भट्ट है या प्रशांत पटेल है, तो उनको जहां तक वो एक इन्फ्लुएंसर की अहमियत से नहीं बाहर आते हैं तब तक लोग उनको पहचानते नहीं हैं। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि 2009 या 10 का जो चुनाव हुआ है उसमें जब बालू शुक्ला बड़ौदा में चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने दो चीज़ों का मिक्सचर किया था। उन्होंने पुरानी जो स्ट्रेटेजीज थी, रैली, ग्रुप मीटिंग्स जिसको हम बाकड़ा मीटिंग्स बोलते हैं गुजराती में, वो बाकड़ा मीटिंग्स और उसके साथ एक सोशल मीडिया टच भी उन्होंने दिया था और एक पर्सनल टच दिया था जिससे कि वो बहुत ही बड़े मार्जिन से बाहर आए थे और ये हर कोई जानता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो इलेक्शन है वो इन्फ्लुएंसर इलेक्शन है। इन्फ्लुएंसर में आप मूवीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ आई उनके ऊपर रोक भी लगाई दी गई, अभी नई मूवीज़ भी आ रही है। तो पूरा जो मामला जा रहा है इलेक्शंस में वो इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी पे जा रहा है और शायद इसी वजह से बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन जो बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही। बट और जब यही स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो ये स्ट्रेटेजी गांव में अभी तक पहुंची नहीं है और शायद इसीलिए गांव में थोड़ा बीजेपी का स्ट्रेंथ कम है। बाकी तो आने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से बाहर उभर के निकलती है, पर ये स्ट्रेटेजी का एक पूरा दौर है। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटेजी की बात की कि कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली बात है। केंद्र की सत्ता वैसे हम चुनने वाले हैं लेकिन सांसद तो हर शहर से चुनकर जाता है। ऐसे में जो सांसद होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं और लोग पता नहीं क्यों ये दौर सही मायने में बदल रहा है कि केंद्र पर कौन आपका प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है वो देखकर लोग वोट कर रहे हैं। सांसद आपके शहर में चाहे जो कोई हो, शायद लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये मानसिकता कितनी सक्सेसफुल होगी, ये मानसिकता आपको कितनी सुविधाएं दिलाएगी, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। केंद्र की सत्ता जरूर चुननी है लेकिन साथ ही साथ शहर में कौन सांसद चुनकर लाना है उस पर हमारा फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक युवा सोच हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचिक, आप क्या सोचते हैं जो सिनारियो चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टडी किया है, आप इस तरीके के इंटेलेक्चुअल कमेंट्स करते हैं तो वैसे देश का जो माहौल है उस पर चाय के गल्ले पर भी चर्चा होती है, सब्जी वाले भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक देश है उसका पूरा ढांचा ही ऐसा है। युवा सोच क्या कहती है इस पर? युवा सोच में ये है कि युवाओं में, मैं कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स में एक ही बात चले कि मोदी लहर, क्योंकि सब लोग मोदी जी को देख के ही वोट कर रहे हैं और मोदी जी की जैसे कि काम कर रहे हैं मोदी जी, उस तरह से सब लोग उन्हें वोट कर रहे हैं काम की वजह से। उन्होंने जो मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में जैसे कि ये सोशल मीडिया का उपयोग करके उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू किया था, इसके कारण सभी युवा लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और उसके सामने कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेनिंग कुछ था ही नहीं, ऐसा समझो, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से सोशल मीडिया का कैंपेनिंग किया था और वो सोशल मीडिया के कैंपेनिंग थ्रू ही वो जीत गए। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उनकी सारी बातें रखी थी। वो बड़ौदा से भी वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस और उस सब माध्यम से सभी जगह पे रास्ते पे युवाओं को बुला के ऐसा के वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो संबोधते थे। इसी तरह से 2014 में मोदी मैजिक चला था, 2019 में मोदी मैजिक का
क्या सिनारियो है वो जांचने की पूरा देश कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूत विपक्ष सामने आया है उसने एक अच्छा ऑप्शन लोगों के सामने रखा है। ऐसे में 2019 की जो जंग है वो एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। और मनोज आचार्य जी, आपको मैं जानना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं देश के सिनारियो के बारे में? 2014 और 2019 आपने दोनों फॉलो किया है, कितना फर्क लगता है? जैसे मौलिक जी ने बोला कि अभी ये जो इलेक्शन है एक इन्फ्लुएंसिव इलेक्शन बोला जाता है, और दूसरे भाई साहब ने एक एमएस के स्टूडेंट ने बोला कि इट इज़ अ डिजिटल इलेक्शन जो नाम दिया है। दोनों में देखो मैडम, एक बार देखने जाए तो इलेक्शन अपने जगह पे वो एक सही बात है, पर पब्लिक किसको वोट करना चाहती है वो मेन चीज़ है। अभी हमारा जो जनरेशन है, हम तो चाहेंगे कि एक यूथ, एक यंग जनरेशन को वोट दे के उनको एक नया दुनिया दिखाए, और उनका क्या सोच चल रहा है मार्केट में वो मार्केट में हो। ओके, और मोदी जी मतलब जो थोड़े से उनका सोच विचार अलग है हमसे, और हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस राहुल जी के अध्यक्ष जो है हमारे, उनके विचार सही है, और हमें उनको वोट दे के जिताना चाहिए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हर जो व्यक्ति है यहाँ अपनी अपनी बात कह रहा है, और इसीलिए 4 अलग अलग फील्ड के लोग हमने बिठाए। बहुत सारे लोग फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी का भी इस चैट में। होमियार तवाड़िया हमारे दर्शक है, उन्होंने लिखा है सीनियर सिटीजन ने पण बोलावो, ચોક્કસ બોલાવીશું। તમારું જે કમેન્ટ છે એવો શો જરૂર ડિઝાઇન કરવામાં આવશે। શ્વેતા મહેતા આપણી સાથે જોડાયા છે, પ્રજ્ઞેશ તેવાર, રોહિત પ્રજાપતિ આપણને જોઈ રહ્યા છે, જયસિંહ દેસાઈ उन्होंने लिखा है मौलिक बुच साहेब निष्पक्ष बात करजो, आपके लिए ये कमेंट है। राहुल गांधी चाल છે એવું જયસિંહ દેસાઈએ લખ્યું છે। पूनम देसाई दुबे उन्होंने लिखा है वोटर्स इन विलेजर्स आर मोर मैच्योर्ड, दे वोट फॉर कैंडिडेट्स। हम भी आशा करते हैं कि सभी लोग कैंडिडेट्स को देखकर वोट करें, तभी हम एक अच्छी सरकार चुनकर ला सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि इस मामले को हम कैसे देख सकते हैं, तो हमें जरूर सवाल पूछिए। हमारे पास 4 लोग हैं, एक्सपर्ट नहीं है राजनीति के, लेकिन ये सोच देश के हर नागरिक की है, और उनसे हम शायद कुछ जान पाए कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो बात है, उस पर हम कुछ कर सके। आपके कमेंट्स देते जाइए और सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, जरूर मैं उन्हें पढ़ूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्टो, इलेक्शन जब आता है तो मैनिफेस्टो एक बड़ा अब हथियार जैसा बना दिया जाता है। मैनिफेस्टो तैयार करके उसमें बड़े बड़ी चीजें, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं। उस पर अब मैं सवाल उठाने वाली हूँ कि मैनिफेस्टो जो भाजपा ने दिया, कांग्रेस ने दिया, क्या राय है आपकी उस पर? मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि लोग वचन देते रहते हैं, वचन देना ही उनका कर्तव्य होता है इलेक्शन जीतने का। तो वो कहाँ तक खरे उतरे हैं वो सोचने का वोटर के पास भी दिमाग होना चाहिए। कि भाई किसी ने बोला कि मैं तुमको सोने के बिस्किट दे दूंगा या कुछ भी दे दूंगा, हर एक घर में पानी का नल होगा, हर एक घर में चूल्हा होगा, गैस होगा, ये होगा वो होगा, और प्रोमिस सब देते हैं। बट एज ए वोटर, एज ए रैशनल थिंकर, हमें ये सोच लगानी चाहिए कि वे लोग कहाँ तक खरे उतर सकते हैं। क्योंकि सरकार कुछ मिनट तो है नहीं, वो पैसा बनाने कुछ, क्योंकि सर टैक्स के पैसे जो आते हैं उसमें से वे लोगों का भला करने की इच्छा रखते हैं। तो वो देखने के भाई वो कहाँ तक खरे उतरेंगे, वो इंडिविजुअली सोचना चाहिए, उसके रैशनल थिंकिंग जैसे बोलते हैं। तो वो अगर सोचेंगे तो अच्छी सरकार आ सकती है, लोगों का भला हो सकता है, लोग तंदुरुस्त भी हो सकते, तंदुरुस्त लोकशाही का चलन हो सकता है। तो मेरा एक ख्याल है कि वन शुड थिंक इंडिविजुअली एंड विथ रैशनल थिंकिंग, कि भाई लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है, मगर हमें भी सोचना चाहिए कि वेदर वो खरे उतरेंगे या नहीं। मैनिफेस्टो तो बहुत अलग अलग तरीके के दिए गए हैं, काफी वादे दावे किए गए हैं, खरे उतर पाएंगे कि नहीं, हम निभाएंगे, कितना निभाएंगे, दोनों पार्टीज के लिए ये लागू होता है। आप जर्नलिस्ट है, आपने बहुत डिटेल इसको स्टडी किया ही होगा, आपके ध्यान में होगा, क्या सोचते हैं? पहले मैं ये एक जो मैंने पहला पॉइंट रखा था उसका मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने कहा कि मौलिक बुच आप निष्पक्ष बात करना। अब यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो कितनी अहमियत रखता है, ये आपको अभी प्रूफ मिल गया है। ठीक है, तो ये मेरी बात
आपके सामने मैंने प्रूव कर दी है, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्रूफ कर देना हमारा कर्तव्य रहता है। जहाँ तक बात आती है मैनिफेस्टो की, तो देखिए, चाहे भाजपा का मैनिफेस्टो हो चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो, दोनों पार्टियों ने वादे किए हैं, दोनों पार्टियों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। जब बात आती है बीजेपी की, चाहे मुझे निष्पक्ष या पक्षकार गिना जाए, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो पिछले साल वादे किए थे वो मैनिफेस्टो अवेलेबल है नेट पे, और इस साल का मैनिफेस्टो अवेलेबल है। आप कृपया अपने आप देख लीजिए और आप उसमें से कुछ फर्क निकालिए। अगर आपको मिलता है तो मुझे पर्सनल लेवल पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूं। दूसरी बात करता हूं मैं कांग्रेस की, जिन्होंने 72,000 रुपीज वाला एक पॉइंट रखा है। अब हर कोई ये कहता है कि 72,000 रुपीज पर ईयर बहुत बड़ी बात है, मोदी जी परेशान हो गए हैं। चलिए, ये तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है कि मोदी जी परेशान हुए कि नहीं, वो तो मोदी जी ही जाने और कांग्रेस वाले जानते हैं। पर एक सिटीजन की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टियों ने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस की है, और वो जो मिस की है वो है स्वरोजगार, स्टार्टअप्स। जी, ये स्टार्टअप्स में किसी ने नहीं देखा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 72,000 या अगर 1 लाख या 3 लाख की अगर बात की जाती है तो क्या वो स्टार्टअप्स के लिए क्यों नहीं की गई? बिल्कुल। और दूसरी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल्य, ये सब योजनाएं रखी है। मेरा एक सवाल है, वीएनएम के माध्यम से हर वो जो राजकारण से जुड़ा है, पॉलिटिक्स से जुड़ा है, जो विधायक है, उनसे भी ये सवाल है, जो एमपी बनने के प्रत्याशी है, उनसे भी ये सवाल है कि आप में से कितने लोग, ये जब योजनाएं बाहर निकली उसके बाद उन्होंने ये योजना लोगों तक पहुंचाई। हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, और मैं वीएनएम के माध्यम से आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मैडम, इलेक्शन के बाद ग्लोबल स्लोडाउन आ रहा है, पूरा ग्लोबल स्लोडाउन आ रहा है। उसमें अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो बहुत, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, यहाँ सरकार का मामला नहीं है, यहाँ आम जनता का और देशवासियों का मामला है। तो ये जो स्लोडाउन है उसके सामने लड़ने के लिए आपको स्टार्टअप और डोमेस्टिक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जो कि दोनों पार्टी मिस कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। 72,000 देने से कुछ नहीं होने वाला, 6,000 देने से किसानों को कुछ नहीं होने वाला। जो करना है वो युवा धन को आगे बढ़ाने के लिए कहना, वी आर 60%, 60% अगर युवा प्रतिभा है तो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत बड़ा हो सकता है। और शायद यही डोमेस्टिक इकोनॉमी के कारण चाइना हमारे साथ और हमारे अंदर घुस चुका है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि स्वरोजगार, रोजगार का मुद्दा है जो कहीं ना कहीं देश के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, और सिर्फ जुमलेबाजी और राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, इस तरीके के शब्दों पर, इस तरीके की विचारधारा पर राजनीति हो रही, इस तरह की विचारधारा पर देश को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, देश के असली मुद्दे क्या है? आप युवा हैं, आप बताएं। देश के असली मुद्दे ये है कि कोई भी सरकार आए दोनों में, उसके लिए उनको पहले स्टडी, मतलब कि शिक्षण के लिए कुछ काम करना चाहिए आगे। जैसे कि अभी शिक्षण बहुत कम होता जा रहा है, लोग मतलब कि लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो जाता है, स्टूडेंट्स पढ़ के पास होके निकलते, मगर वो उनके लिए ऐसे इंडस्ट्री या जॉब नहीं होती है, बाहर जाके जॉब नहीं मिलती है, इसलिए उनको जॉब के लिए कुछ कंपनियां आए, ऐसा कुछ करना चाहिए। आज अभी आप ही देखें एमएस का लेवल कितना था और किधर से किधर आ गया है पहले, इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये राहुल जी ने बोला है कि 72,000 करोड़ देंगे, मगर वो ऐसी लालच उन्होंने दी है स्टूडेंट्स और वो जो बेरोजगार लोग हैं उनको, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी लालच देंगे वो लोग, तो स्टूडेंट्स उनको ही वोट देंगे। और दूसरी बात कि स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से, वो पढ़ेंगे तो सही, मगर उनको तो ऐसा ही है ना, मैं इतने मार्क्स लाऊंगा या पास हो जाऊंगा तो भी मुझे तो पैसे मिलने ही वाले हैं, मगर इस तरह के लालच में आके स्टूडेंट्स उनको वोट देंगे। इसलिए
मैं VNM थ्रू से लोगों को कहना है कि आप पढ़िए, आपका नॉलेज टेक्नोलॉजी या उसमें बढ़ाइए तो ही आपको जॉब या वो मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बेरोजगार, जो लोग बेरोजगार हैं उनको नॉलेज भी है। रोजगार की आप बात उठा रहे हैं, अभी अभी आप मोदी सरकार की फेवर कर रहे थे। 5 साल मोदी सरकार सत्ता में रही, क्या हुआ रोजगार के लिए? क्यों अभी तक रोजगार के मुद्दे ही सरकार को घेरा जा रहा है? रोजगार तो मतलब मिल तो रहा है रोजगार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। थोड़े बहुत लोग हैं जिन्हें जो बेरोजगार है, ऐसा भी नहीं। हम स्टूडेंट्स में हम इंटरव्यू देने जाते हैं जब भी कंपनी में, तो उधर हमारे मार्क्स पे डिपेंड नहीं होता, हमारे जो नॉलेज होता है टेक्निकल नॉलेज, या मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि हमारा जो नॉलेज होता है टेक्निकल नॉलेज सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में, उस पर वो लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर लिया, बुक पढ़ ली, उसमें ऐसे ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप इंटरव्यू में पास करने के आप लोग टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज में आप पास होते हो फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल, ऐसे लेवल आते हैं, उस लेवल में पास करने के बाद आपको जॉब मिलती है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि सब बेरोजगार है, ऐसा नहीं है। जिनको नॉलेज थोड़ा बहुत भी नहीं, वो लोग नॉलेज होंगे बेरोजगार। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कहां तक कामयाब होगा देश, क्या मानते हैं? जैसे हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर एक है कि हमारे मतलब हमारे मीन्स कांग्रेस वाले, अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है कि वी विल गिव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यंगस्टर्स। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलेगा, एक बड़ी एक उम्मीद है यूथ के लिए। और जैसे अभी के जो सिचुएशन है, जहाँ ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल जो बच्चे हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, और वो आजकल के लोग वो जोमेटो और स्विगी के अंदर देर तक, रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं, बराबर है। उनका जो पढ़ाई लिखाई है, उन लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला कोई भी अच्छे फील्ड के अंदर जिसके अंदर वो एक्सपर्टाइज हो। अभी एक कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, ही उसका अच्छा अकाउंटेंट, ही कैन बिकम ए गुड अकाउंटेंट और इन मार्केटिंग फील्ड, बट उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो वैकेंसी नहीं है, वो जाके अपना इंटरव्यू दे और उधर उसको जॉब मिल पाए। तो यही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और जिसने इंजीनियरिंग किया, आप मानते हैं 5 सालों में ही बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई कि इससे पहले भी थी? नहीं, इसके पहले भी थी, और इस साल ये 5 साल के अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने नया जो ये जो स्विगी है, जोमेटो है, इनको अपने गुजरात के अंदर अपॉर्चुनिटी देके जो प्रोफेशनल से एक्सपर्ट है, जैसे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और BSc MSc जिसने किया, वो लोग भी यही फील्ड में लग गए। चलो कुछ नहीं, नौकरी तो मिलेगी जोमेटो के अंदर, बराबर, कुछ नहीं, कमीशन बेस पे अगर 10 पार्सल लेके जाएंगे तो इतना रुपया हमको रोज का 250-500 रुपया तो मिलेगा। बस उन्होंने ये सोच के, उनका जो सोच है वो एक लिमिटेड हो गया, और वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास कि कल उठ के सुबह में एक अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके या कहीं ऑफिस के अंदर जाके इंटरव्यू दे। उनके पास दे डोंट हैव एनी होप और स्कोप। मैडम, चक्कर सत्ता में आज हमारे पास 4 अलग फील्ड के 4 अलग लोग हैं जो देश के नागरिक हैं। कोई फील्ड पॉलिटिक्स का इसमें मास्टर नहीं है, लेकिन ये देश के नागरिक है और वो अपनी सोच बता रहे हैं। कोई कांग्रेस से इन्फ्लुएंस है, कोई बीजेपी से, और कोई निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़कर अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। मौलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षिप्त में थोड़ा सा? मैं आचार्य जी के साथ, उन्होंने जो बात की जोमेटो, स्विगी, उबर जो भी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। मैं खुद जोमेटो का बहुत रेगुलर कस्टमर हूँ, और मैंने देखा है कि मैं यही मतलब कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ करने की इच्छा होती है तो चाहे वो जोमेटो में हो या कहीं भी कर सकता है। मैंने ऐसे कई जोमेटो के बॉयज़ देखे हैं जो आते हैं, पार्सल देते हैं और साथ में अपना कार्ड देते हैं कि सर मैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, मैं ये पोस्टर मेकिंग का काम करता हूँ, मैंने ये स्टार्ट किया है, आप मुझे बिजनेस दीजिए। तो जोमेटो हो या चाहे कुछ भी हो, ये सभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही है और इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही गिननी चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जोमेटो रात को 2 बजे तक वो पार्सल देने के बाद वो दूसरे कितने बजे अभी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो ढूंढेंगे। उनका कार्ड का जो उन्होंने बोला कि कार्ड देके जाते हैं, उनको आप कितने बजे फ़ोन करके बोलोगे कि मुझे कल एक ग्राफिक डिज़ाइन करना है या विजिटिंग कार्ड बनाना है, वो अपना काम छोड़ के डिज़ाइन करने बैठेगा? देखिए मैडम, मैंने ये खुद चेक किया हुआ है।
कोई भी वही बंदा इंसान एक दूसरे टाइम पे एक ही दिन काम कर 12 सकता है, बजे मेरे हिसाब से। दूसरे दिन 12 बजे काम करता है। और जहाँ तक इंसान की बात है, हर इंसान मल्टीटास्कर होता है। अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हैं तो आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है उसमें आप मल्टीटास्किंग नहीं करते तो आपको सक्सेस रेशियो आपका कम होता है। नहीं मिलेगा ऐसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ। रोजगार की यहाँ बात हो रही है और किस किस तरीके से रोजगार कमाया जा सकता है ये चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश में रोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में ये सवाल सारे, चलिए सवाल पे आना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन टू पैनलिस्ट, हैज नोटबंदी एंड जीएसटी डन एनी गुड टू द कंट्री और इट्स अ फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट? No, I zero in this question. Sorry, I won't be able to answer this question because. मौलिक जी आप बताइए। एज फार एज नोटबंदी एंड जीएसटी इज कंसर्न, देखिए जीएसटी एक ऐसी चीज है कि अगर आप देखने जाए तो बहुत अच्छी चीज है, जी राइट, इट इज अ वेरी गुड फॉर द नेशन। बट जो इम्प्लीमेंटेशन और जो स्टाइलिंग है और जो बाबूशाही सिस्टम से उसको मैच किया गया है उसके कारण जीएसटी हैज फेल्ड। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे उद्योग है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वो जीएसटी के कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जीएसटी को एक डेमन बताया गया था शुरुआत में। अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, वो कर देंगे, आपका बिजनेस बंद करवा देंगे। सो इन दैट वे द प्रोपेगेंडा ऑफ जीएसटी वाज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे, जिसके कारण जीएसटी का नाम बिगड़ा है। ये एक बात है। और दूसरी बात, जहां तक मैं बड़ौदा की बात अब करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत हो गए देश के मुद्दे, हम बड़ौदा में बैठे हैं, बड़ौदा की बात करते हैं, रोजगारी की बात कर रहे हैं। भाजपा के शासन में पिछले 5 सालों में बहुत सारे जो छोटे उद्योगकार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको प्रैक्टिकली डैमेज किया गया है। जबकि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है, ये आज की नहीं है, ये 5-10 साल पुरानी पॉलिसी है, जिसमें कोई छोटी दुकानदार है या कोई छोटा ठेला जो रखता है, उसको सिर्फ 60 रुपए कॉरपोरेशन को दिन में देने हैं एंड ही कैन डू हिज बिजनेस। ये एक स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। उसके सामने आपके आसपास आप कहीं भी बड़ौदा में देखो, हर जगह पे एक टाइम आ चुका था जहां जब देखो ये दुकानें टूट गई, वो दुकानें टूट गई, ये जगह खाली हो गई, वो जगह खाली हो गई। क्या ये जगह खाली हुई? चलिए अच्छा है, आपने डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के लिए किया है, वी आर विथ यू एज अ बरोडियन। बट व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेयर आर दिस ये जो एम्प्लॉयमेंट था वो तो प्रैक्टिकली नष्ट हो गया है। जीएसटी नोटबंदी से देश सेटल हो गया है? जी नहीं, जीएसटी नोटबंदी से सेटल अभी तक नहीं हुआ। और जिस तरीके से नेशनल लेवल पे अभी की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके से अलग अलग स्टाइल में अपना जीएसटी का फॉर्मेट चेंज कर रही है, मैं आपको मेरी बात बताऊं, आई एम अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, मैं अपने आइडियाज के लिए मुझे 18% देना पड़ता है। व्हाई शुड आई पे फॉर माय आइडिया? आई एम रेडी टू पे 12%, और गुड्स आप बेचते हो तो 5%। जीएसटी पर कहीं ना कहीं आप सवाल उठा रहे हैं, 100%। बदलाव होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। वीरेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है मेरे भाई भी बड़ौदा में हैं, उनको भी कभी मौका दीजिए, सेंसिबल है। राय जी, जरूर हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ जो आकर बोलना चाहे उन्हें प्लेटफॉर्म मिले, और जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपके भाई साहब भी आकर यहाँ अपनी राय रख सके। और भी कुछ सवाल हैं, मैं अपने सवाल पहले ले लूं। सही उम्मीदवार का चयन एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के सामने, कैसे करें रुचिक? आप युवा सोच हैं, अगर आपको कोई कैंडिडेट चुनना है तो क्या सिर्फ इन्फ्लुएंस पे जाएंगे, क्या सिर्फ जुमलेबाजी पर जाएंगे, कि अपनी सोच भी लगाएंगे? हम स्टूडेंट्स की तरफ से एक सोच लगाएंगे कि हमको मतलब कि शिक्षण में जो ये मोदी जी ने उनके संकल्प में जो लिया है शिक्षण के बारे में, क्या लिया है? मैंने पढ़ा तो नहीं, पर लिया है उन्होंने शिक्षण के लिए, उसके लिए। और जो इससे हम लोग स्टूडेंट्स को मेरे को कुछ तकलीफ होती थी एमएस में, तब मैं रंजन बेन के पास, जो हमारे एमपी थे, उनके पास में जाता था, तो उन्होंने उनके वहाँ कुछ हमारे लिए उन्होंने किया है काम स्टूडेंट्स के लिए भी। और वो स्टूडेंट्स के लिए जाते तो अच्छी तरह से हमको मतलब समझाते और कहते कि रोज ऐसा नहीं, जॉब्स के लिए भी हम जाते थे तो वो बोलते थे कि हाँ जॉब मिल जाएगी। और उन्होंने ट्राई भी किया था जोमेटो में और स्विगी में।
चलिए अच्छी बात है, शिक्षा और रोजगार अच्छी बात है, शिक्षा और रोजगार। जोमेटो और स्विगी में वो बोल रहे हैं जॉब, तो उसमें से भी रोजगारी तो मिल रही है ना। बिल्कुल सही बात है। चलिए आप बताइए, सही उम्मीदवार का चयन कैसे कर सकता है एक जो मतदाता होता है, उसे क्या देखना चाहिए और क्या देखकर वोट करना चाहिए? एक लोकसभा इलेक्शन, ये एक जनरल इलेक्शन है। इसके अंदर जो भी यहाँ से जीत के जाता है पता नहीं यार दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो सेकेंडरी थिंग है। पर एक फ्यूचर होना चाहिए आने वाले 5 सालों के लिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि भाई इनको हम चुन के लेके आए, बराबर है। तो इसके लिए मेरे को लगता है प्रशांत पटेल एक बेस्ट कैंडिडेट है। वो यूथ है और हम युवाओं को जानते हैं, उनका मेंटेलिटी समझ सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। मेनली अभी एक मुद्दा वही है, डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, यूथ का एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जिसको राहुल गांधी जी ने नाम दिया है गब्बर सिंह टैक्स करके, सही में वो गब्बर सिंह टैक्स ही है। तो ये सबको लड़ने के लिए एक यूथ होना जरूरी है। एक लेडीज जितना लड़ सकती है वो एक लिमिटेशन होता है, पर एक आदमी के लिए वो एक उधर कोई लिमिटेशंस रहता नहीं है, वो जितना चाहिए लड़ सकता है। अच्छा, मैं मयूरी का एक बात कहना चाहता हूँ, बताइए। कि ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, अभी तो हमारे देश में काफ़ी शिक्षा आई है, लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं सब अनपढ़ हैं। तो एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, जो कैंडिडेट जो होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका थोड़ा कुछ पास भी देखना चाहिए। और वो कभी कभार क्या होता है कि भाई उनकी जो बिहेवियर होती है, इसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई ये हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे गांव के लिए, क्या हमारे देश के लिए अच्छा काम कर सकते कि नहीं, कि फिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते रहेंगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट, नेचर हैज़ गिवन, हमारे जो कुदरत ने जो ब्रेन दिया है, उससे आप अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं कि भाई ये आदमी गुस्से वाला है या किसी का इंसल्ट करने वाला है, या जब चुना जाएगा तब अपना जेब खुद भरने लग जाए, पता चल जाता है, पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है। एटलीस्ट यू मस्ट चूज ए कैंडिडेट, तो उसकी वो ट्रैक रिकॉर्ड बराबर होना चाहिए, समाज में उसकी क्लीन छवि होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक सिविल सोसाइटी अच्छी आँख नाक कान दिमाग सब कुछ खुला रख कर अपना कैंडिडेट चुनना है। आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, एक राजनेता, एक अच्छी राजनीति करने वाला जो एक सुशासन दे सके, ऐसा कैंडिडेट कैसे चुना जा सकता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है मैम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी खड़े हैं आदरणीय, वो सभी प्रत्याशियों के बीच में आपको ये देखना है कि एक तो लंबी इनिंग खेलने वाला होना चाहिए, एक युवा सोच होनी चाहिए। क्योंकि जो सोच है वो युवा, चाहे ऐसा ज़रूरी है कि उसके लिए आपको यंग होना ज़रूरी है, आपकी सोच युवा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो युवा सोच होनी चाहिए, तभी आप युवाओं को समझ पाओगे। आपका जो मतदार है, आपका 60% जब युवा देश है, तो वो 60% युवा देश को युवा नेता ही, युवा सोच वाला नेता चला सकता है। मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, युवा सोच वाला नेता चला सकता है। और दूसरी चीज़ कि एक ऐसा नेता चाहिए जो कि लोगों की बातें सुने, उसके ऊपर सोच विचार करे और फिर आपकी बातें ऊपर तक पहुंचाए, क्योंकि आपका जो सांसद है वही आपका रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ संसद में जाके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। पिछले 5 सालों में बड़ौदा की बात की जाए तो बड़ौदा हैज़ बीन एन इंडस्ट्रियल कैपिटल, और पिछले 5 सालों में बड़ौदा में इतनी इंडस्ट्रीज आने वाली है, या आने, बातें बहुत सुनी है मैम, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली युवाओं के साथ जुड़ा है, इसीलिए ये पॉइंट मैं रख रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को देखना है तो आप मोदी जी को मत देखिए, आप राहुल जी को मत देखिए, आप भाजपा को मत देखिए, मोजब को मत देखिए, क्योंकि भाजपा मुक्त भारत हो चुका है, ये भाजपा मुक्त भारत है। तो मोजब को मत देखिए, आपको अगर किसी को देखना है तो आप प्रत्याशी को देखें और उसकी युवा सोच को देखें। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी एक लास्ट पॉइंट कि धीरू जी ने जैसे कहा कि बॉडी लैंग्वेज, वो खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, ही अंडरस्टैंड्स बॉडी लैंग्वेज लाइक एनीथिंग।
तो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज में अगर जोश है तो वो जोश इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने में भी उसका उपयोग होगा। बिल्कुल सही बात है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने कोशिश की कि कैसी राय ये दे रहे हैं, और उसकी हिसाब से एक जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि भले ही हम सरकार केंद्र में चुनने जा रहे हो, लेकिन वो जो ब्रिज आपका है वो आपके शहर के सांसद से होकर जाने वाला है, और ऐसे में शहर का सांसद सही चुनकर लाना बहुत जरूरी है। किस तरीके से चुना जाए उस पर भी हमने बात की कि आप क्या क्या पैमाने पे आपके कैंडिडेट को परख सकते हैं, और जब इन पैमानों पर आपके कैंडिडेट को परख कर एक मत पर आप पहुंचते हैं तभी आप अच्छा सांसद चुनकर ला सकते हैं। 23 अप्रैल को वोट जरूर करें, अच्छे प्रत्याशी को वोट करें। और सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ना किसी वे पर हम शायद सोसाइटी को यूजफुल हो सके, ये आज हमारी कोशिश थी, और ये कोशिश कितनी कामयाब रही है वो आप ही बता सकते हैं। अगर हम किसी के भी सोच तक पहुंचने में कामयाब रहे हो तो शायद ये हमारी सफलता है। वीएनएम के साथ अभी भी काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा कि प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी को भी वोट करें, पर वोट जरूर करें। वोट अपील है मेरी वीएनएम के माध्यम से। एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। बिल्कुल सही बात है। 23 अप्रैल को वोट जरूर करें। वोट देना हमारा सबका एक अधिकार है, हमारी सबकी एक बड़ी सी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को जरूर निभाए और अच्छी सरकार चुनकर लाए। वीएनएम जरूर देखते रहिए, क्योंकि 23 अप्रैल तक और 23 मई तक और उसके बाद भी लगातार वीएनएम आपको देश से अपडेट कराता रहेगा, देश के मुद्दों से अपडेट कराता रहेगा। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। और चक्कर सत्ता का लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। इसी तरीके के मुद्दे अलग अलग चर्चा होते रहेंगे ताकि देश एक नतीजे पर पहुंच सके, क्योंकि सरकार आखिर हम चुनकर लाने वाले हैं। वीएनएम के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार। धन्यवाद, हमें बुलाया। थैंक यू।